महात्मा गांधी के पास औकात था बाबू, लंदन गए, पढ़ाई किए, पढ़ाई का महत्व समझे और यहाँ के लोगों को समझाए। इन लोग अपने धार्मिक विचारों को लेकर चलता था। कहीं भी जाके सर्च कर लो, 1947 में जो भारत आजाद हुआ था, यहाँ पे 565 राजा फिर भी था। रिकॉर्डिंग ऑन है? ठीक है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराग सिंह राठौर। और बच्चा लोग, आज हम देखने वाले हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, मतलब जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ था। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण बेटा बहुत ही आसान शब्दों में देखेंगे। जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ था। आई होप आप लोग इटली का एकीकरण देख लिए होंगे, 1848 की क्रांति देख लिए होंगे, 1830 की क्रांति देख लिए होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में देख लिए होंगे, फ्रांस की क्रांति के बारे में देख लिए होंगे। और उसी का सीरीज में से ये पार्ट 1 हम बनाने वाले हैं। पार्ट 1 ये होने वाला है। कौन सा पार्ट होगा? ये पार्ट 1 आपका होने वाला है। ठीक है, इसमें हम लोग पार्ट 1 में क्या देखने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा बाबू। ये पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे इसमें। चलिए, तो इस वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिए इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, सॉरी जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग कुछ बढ़िया से स्लाइड्स को देखेंगे। देखो यहाँ पे ना, हम इस स्लाइड से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम तुमको बताते हैं जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ था। अगर आप लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको एकदम से आपको पहले यूरोप का मैप दिमाग में होना जरूरी है। अब इस मैप में तुम देखो, ये जो बंदा आपको दिख रहा होगा, इसके बारे में इसका चेहरा देख के आप बता दोगे कौन है। ये है भाई नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, कौन है ये? नेपोलियन बोनापार्ट। और इसका क्या योगदान रहा था, इसने क्या करा था, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट नहीं होता तो मे बी जर्मनी का जो यूनिफिकेशन है वो संभव नहीं होता है। यही वो बंदा है जो जर्मनी के एकीकरण को संभव कर पाया था, गलती से ही सही, लेकिन यही किया था। क्या किया था? जब ये फ्रांस का शासक बना था, फ्रांस का राजा बना था, तो ये चाहता था कि पूरा यूरोप पे इसका कब्जा हो। ठीक है, तो इसने सबसे पहले जर्मनी पे अपना कब्जा किया था। देखो, पूरा जर्मनी को अपने अंडर में लिया था और पोलैंड तक ले गया था, फिर इटली को भी अपने कब्जे में ले लिया था। इतना बड़ा क्षेत्र सिर्फ नेपोलियन का था, जिसमें फ्रांस भी आता था। ये पूरा फ्रांस आ गया है। ठीक है, और ये जर्मनी आ गया है, और जर्मनी के बाद और ये इटली भी आ गया है। अब तुमको हम बताते हैं, ध्यान से समझो। जर्मनी 389 पता है, 389 साम्राज्यों से भी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। अभी हम तुमको एक मैप के द्वारा दिखाएंगे कि कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। उन सभी राजाओं को हरा करके ये क्या किया था, ये सिर्फ और सिर्फ इसको 39 राज्य में कन्वर्ट कर दिया था। अब तुमको एक बात बताते हैं, जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो कहीं भी जाके सर्च कर लो, 1947 में जो भारत आजाद हुआ था, यहाँ पे 565 राजा फिर भी था। लेकिन आज के राज्य है बाबू, 28 राज्य है। इतना छोटा कैसे हो गया? तो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, वो साम दाम दंड भेद सब अप्लाई करके हमारा जो राज्य है 28 को कर दिए हैं। वही काम ये किया था। 389 राज्य बाबू, इतना सारा करेंसी, इतना 389 राज्य साम्राज्य हुआ करता था, तो 389 साम्राज्य का अलग अलग करेंसी होगा, अलग अलग मुद्रा होगा, तो सबको चलाने में थोड़ा दिक्कत होता था। तो क्या किया था, 389 राज्यों को मात्र 39 राज्यों में क्या कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था। 39 राज्यों में इसको कन्वर्ट कर दिया था। और फिर ये इटली को भी कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ताकि शासन प्रणाली आराम से चल सके। इतना बढ़िया था। उसके बाद इसने पूरे जर्मनी को, पूरे जर्मनी में जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको बहुत बढ़िया कर दिया था, है ना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बढ़िया कर दिया था। लेकिन जब 389 साम्राज्य को मिलाएगा तो वहां के लोग भी एक होंगे, और जब लोग एक होंगे तो आपस में बातचीत होगा, उनके भावनाएं एक दूसरे से क्या होंगी, विकसित होंगी। लेकिन बेचारा का क्या हुआ था, 1815 में इसको हरा दिया गया था बैटल ऑफ वाटरलू में। और जब ये वाटरलू में हार गया था, वाटरलू की लड़ाई में हार गया था, तो इसको अब उसके बाद जब इटली का या जर्मनी का यूनिफिकेशन लगभग साथ में हुआ है, 1870 में आप बोल सकते हैं इसका यूनिफिकेशन, और 1871 में बोल सकते हैं इटली का यूनिफिकेशन। वही 1 साल आगे पीछे का हुआ है। लेकिन संभव कैसे हुआ था? देखिए, 1815 में हम आपको इसके बारे में समझाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए, 1815 में क्या हार गया था, ये हार गया था, नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था। 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था।
1830 में जो जुलाई क्रांति हुआ था, इसके बारे में हम आपको पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा। 1830 में जो जुलाई क्रांति हुआ था, उसके बाद जो 1848 की जो क्रांति हुई थी, यही मेन क्रांति था पूरे यूरोप में। हम फ्रांस की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे यूरोप में क्या एक राष्ट्रवादी भावना को भड़काने में बहुत बड़ा योगदान था। पूरे यूरोप में ये राष्ट्रवादी भावना को क्या करेगा, भड़का देगा। बात समझ में आ रहा है? पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी भावना भड़केगा, कोई दिक्कत है नहीं है। तो हम आपको कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि जर्मनी या इटली के एकीकरण में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान था? तो बेचारा गलती से सही, इसने इटली पे भी कब्जा करा था और जर्मनी पे भी कब्जा करा था, और उसको सब छोटे छोटे राज्यों में क्या कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था, जिससे क्या हो गया था कि वहां के लोगों में एकता की भावना पनप गई थी। अब आप समझते हैं, शुरू से समझते हैं। चलिए, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ था, अब हम समझेंगे एक एक करके। देखिएगा, आपके बुक का ही लैंग्वेज है, आप लोग अपना किताब खोल लीजिएगा और किताब खोल करके लाइन मिलाइएगा, बिल्कुल लाइन मैच करेगा। किताब खोल लीजिए बाबू, किताब खोल करके बढ़िया से सामने बैठ जाइए, और सर समझा रहे किताब का लैंग्वेज कितना आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, वो आप देखिए क्या हुआ है। देखिए बाबू, जर्मनी का एकीकरण हम पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में जर्मनी जो था वो ये सार्लमा है, ये जो राजा है सार्लमा। देखिए, जब हम 800 ईस्वी में जाते हैं तो यहाँ पे पूरे जर्मनी में कई सारे जनजातियों का कब्जा था। जनजाति का मतलब होते हैं घुमंतु, घूमने वाले जनजाति, और वो धीरे धीरे कब्जा कर लिए थे। उसी में से सार्लमा नाम का एक राजा था जो था बहुत ताकतवर बन गया था, और पूरा एक फ्रांस, इटली, आज का जो रसिया है, उतना दूर तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है भाई। तो अब जो स्टार्टिंग में सार्लमा जो था 800 ईस्वी, गलती बोल दिया, 800 ईस्वी में सार्लमा के नेतृत्व में जर्मनी एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। देखिए कितना, जैसे फ्रांस का भी कब्जा कैले है, ये देखिए फ्रांस को भी कब्जा कैले, ये पूरा जर्मनी है, इधर पूरा ये पूरा यूरोप पे समझिए तो सार्लमा का कब्जा हुआ करता था, और बहुत ही संपन्न देश हुआ करता था। समझ में आ रहा है? लेकिन जिस प्रकार से इटली का एकीकरण में आप देखें कि बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, इटली कई भागों में, टुकड़ों में बटा हुआ था, उसी प्रकार से बाद में जर्मनी जैसे जैसे आधुनिकीकरण हुआ, जैसे जैसे और भी सार्लमा जब हटा तो इसका बेटा जो है वो गद्दी पे बैठता है, तो इनके बेटों में फूट पड़ जाता है, और बेटा जो होता है वो बढ़िया तरीके से इस पूरे साम्राज्य को चला नहीं पाता है। तो धीरे धीरे सब अलग अलग, जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, मध्यकालीन भारत में जो दिल्ली सल्तनत का कमजोर हुआ, या मुगलिया सल्तनत काल कमजोर हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि जो उनके वंशज हुए वो उतने पावरफुल नहीं रहे। तो इसी तरह से इसका जितना भी बेटा आया वो उतना पावरफुल नहीं रहा, जिसके वजह से इसका साम्राज्य पूरा हिल गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो जर्मनी था छोटे छोटे टुकड़े में, कई टुकड़ों में विभाजित हो गया। लगभग कितने टुकड़ों में विभाजित हो गया? मैंने अभी आपको बताया 389 साम्राज्यों में बट करके, मात्र इतना सा एरिया देखो है जो 389 राज्यों में बट करके बिखर गया। बात समझ में आ गया? चलिए, इस स्लाइड बहुत अच्छे से समझ में आया, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि अब यहाँ पे विचारों का, जब इतने सारे साम्राज्य बनेंगे तो हर एक राजा चाहेगा कि उनका एक अपना साम्राज्य हो, उनका एक अपना सिक्का चले, उनका अपना एक सिस्टम हो। तो इसी तरह से जर्मनी में कई सारा सिस्टम वहां पे देखने के लिए मिला। बात समझ में आ रहा है? अलग अलग इतना जो आप देख रहे हो, कई सारा सिस्टम देखने के लिए मिला। सबसे बड़ा बात यह हुआ कि आगे चल करके जर्मनी में जो ईसाई धर्म होता है, देखिए ईसाई धर्म में किसको हम जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। ईसाई धर्म भी दो पार्ट में बट गया। ईसाई धर्म में दो पार्ट में बट गया। देखिए इधर वाला जो आप प्रोटो बुलू जितना देख रहे हैं, ये उत्तर पार्ट है। उत्तर पार्ट में प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म के मानने वाले हो गए। प्रोटेस्टेंट क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूं। और नीचे जो लाल वाला आप देख रहे हो वो कैथोलिक्स है। ठीक है, कैथोलिक्स है। जैसे हम आपको थोड़ा बहुत भी अगर बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी होगा तो बौद्ध धर्म दो पार्ट में बटा हुआ है। कौन कौन पार्ट में बटा हुआ बौद्ध धर्म? तो हीनयान और महायान, है ना, हीनयान और महायान। एक में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जो है कोई बहुत बड़ा अवतार नहीं, वो भगवान नहीं, वो इंसान है। लेकिन महायान वाला बोलता नहीं, भगवान ये है
ये इंसान नहीं, ये अवतरित हुआ है। हीनयान कहता है कि नहीं, इसकी मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, और महायान वाला करता है कि नहीं, भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा होनी चाहिए, इसका मंदिर का निर्माण होना चाहिए। उसी प्रकार से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट वाला में यही बात छिड़ गया था। कैथोलिक जो था पुराने हिसाब से चल रहा था, जो पोप होते थे अपने मनमानी से जो चलाते थे और धर्म के नाम पे बहुत आडंबर करते थे, तो कैथोलिक्स में चले गए थे। लेकिन जो उसका प्रोटेस्ट किया, जो आंदोलन किया कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो प्रोटेस्टेंट में बट गए। तो देखिए जर्मनी जो है कई सारे विवादों में बट करके जर्मनी में दो तरह के आज भी अगर आज के डेट में भी बात करें तो जर्मनी में दो तरह के ईसाई धर्म के मानने वाले लोग होते हैं। एक तो हो गया प्रोटेस्टेंट और दूसरा का हो गया कैथोलिक्स वाले। तो यहाँ पे जैसे जैसे आधुनिकीकरण हुआ, बाबू ध्यान से समझिएगा, जैसे जैसे आधुनिकीकरण हुआ तो उसी तरह जर्मनी पूरी तरह से विखंडित होते गया टुकड़े में, और ये लगभग आज 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित हो गया। इससे बड़ा था कि यहाँ तो राजनीतिक अलगाववाद था ही, क्योंकि राजा तो बटा हुआ था, सामाजिक अलगाव भी देखने को मिला और धार्मिक अलगाव भी था, क्योंकि यहाँ पे उत्तर जर्मनी में आपको प्रोटेस्टेंट मिलेंगे और दक्षिण जर्मनी में है ना मतवालियों, और वहां पे जो प्रसा होता था, ये जो किंगडम ऑफ प्रसा है, ये किंगडम ऑफ प्रसा का भी बहुत ज्यादा जो राजा था उसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ करता था। कहाँ? ये पूरे जर्मनी स्टेट्स में इस राजा का भी, इस किंगडम का भी, यहाँ का जो राजा होता था इसका भी प्रभाव बहुत ज्यादा था, क्योंकि ये शक्तिशाली राजा था। समझ में आ रहा है? प्रसा इसके लगे हुए पार्ट में था, लेकिन ये जर्मनी का सबसे बड़ा वाला पार्ट आता था। और अपने आप को देखो, छोटे छोटे राज्य होते थे ना, देखो बहुत सारे 300 आपको दिख रहा होगा, 300 से प्लस राज्य यहाँ पे दिख रहे होंगे, लेकिन प्रसा यहाँ पे सबसे बड़ा होता था। तो प्रसा का प्रभाव उस समय में बहुत ज्यादा था। ये वाला स्लाइड समझ में आ गया। अब अगला समझाते हैं आपको। अगला उसमें क्या विषमताएं थी आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। देखिए, ऐसा नहीं था कि जो 389 राज्यों में जो जर्मनी बटा हुआ था, तो उस वहां पे जो राजा महाराजा होते थे, वो वहां पे डाइट नाम का एक संस्था होता था। डाइट क्या होता था? डाइट क्या होता है कि सभी राजा महाराजा आपस में आ करके यहां बैठते थे और मीटिंग करते थे। क्या करते थे? मीटिंग करते थे। वो मीटिंग किस बारे में होता था? कि कितना टैक्स बढ़ाया जाएगा। समझ में आ रहा है? टैक्स बढ़ाना है, क्या नया नियम कानून लगाना है, कौन से धर्म, जैसे इन लोग अपने धार्मिक विचारों को लेकर चलता था। और ये ऑल दो तो राजा ही है, तो राजा क्या करेगा बाबू? अपने ही बारे में सोचेगा। इनमें किसी तरह का राष्ट्रीयता की भावना नहीं झलकती थी, ये सिर्फ अपने अपने साम्राज्य के बारे में बात किया करते थे। लेकिन हाँ, साम्राज्य के बारे में तो बात करते थे, लेकिन पुराने जर्मनी के भी उद्देश्यों को ये उठाते थे कि हमारा जर्मन एक है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सांस्कृतिक है वो एक है, और यहाँ पे हमेशा। तो डाइट के जिंदा रहने से क्या हुआ कि उनके बीच में एक अपना पुराना वाला कल्चर जिंदा रहा। ये डाइट किया। डाइट समझ में आ गया? तो आपको समझ में आ गया, एक राज्यों का एक प्रतिनिधि, राज्यों मतलब अलग अलग राजा के प्रतिनिधि करने वाला डाइट जिंदा थी। डाइट क्या थी? तो एक संस्था थी जो जिंदा थी, जो सभी वहां पे मिलते थे। तो सारे राजा वहां पे मिलते थे, परंतु उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। हाँ, उनके यहाँ जो पुरानी कल्चर था वो पुरानी कल्चर जिंदा था, लेकिन उनमें राष्ट्रवाद को, भाई राजा है तो राजा के अंदर नहीं ना, ये कभी नहीं, ये अपनी जो शार्लमा के नेतृत्व में हुआ करता था, पूरा जर्मन एक शक्तिशाली राज्य के रूप में होता था, वैसा ही इसको लेकिन ये चाहते थे कि जर्मनी एक हो, लेकिन राष्ट्रीयता राष्ट्रवादी नहीं। समझ में आ रहा है? इनमें राष्ट्रवाद नहीं था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष कभी नहीं उठा। वस्तुतः जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि का निर्माण श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को जाता है। मैंने स्टार्टिंग में कहानी इसलिए नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बता दिया कि यही बंदा आएगा और इन राजाओं को हरा देगा, और हरा करके उन 389 राज्यों को मात्र 39 राज्यों में लेकर के आ जाएगा। और गलती से ही सही वो लोग आपस में आएंगे। अब एक कमरा है, सिंपल समझो, एक कमरा है, एक कमरा में एक बिहारी बैठा दो, एक बंगाली बैठा दो, एक मराठी बैठा दो, एक पंजाबी बैठा दो, आपस में नहीं बतियाएगा। लेकिन जैसे ही एक कमरा में 4 को बिहारी रहेगा, बाकी सब रहेगा, तो बिहारियन सब एक जगह बैठ करके बतिया, का बाबू
कान्हा जिला से, हाँ समझ में आ रही नहीं आ रहा है, तो उन लोग आपस में बतियाएगा। या फिर कोई फॉरेन में अमेरिका में चले जाओ, अमेरिका में सब लोग बिहारी और हिंदी अति नहीं दिखेगा, इंडियन खोजेगा, इंडियन जहां मिल जाएगा सब इंडियन, ओ यू आर फ्रॉम इंडिया, या आई एम आल्सो फ्रॉम द इंडिया, समझ में आ रही नहीं। और वो दोनों में भाई नंबर व्हाट्सएप कॉलिंग लिंक करो, कहाँ रहते हो अमेरिका में, उन लोगों में भाईचारा बढ़ जाएगा। तो गलती से ही जब ये 39 राज्यों में लेकर के आ गया तो लोग आपस में एक हो गए और उनमें एकता की भावना धीरे धीरे पनपने लगी। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यही ये नेपोलियन बोनापार्ट किया था, और यही नेपोलियन बोनापार्ट का गलती बोल दीजिए या सही बोल दीजिए, हम यही वाला बात आपको स्लाइड पहले ही समझा दिए थे, नेपोलियन का क्या योगदान था। उसके बाद और समझिए कि कैसे जर्मनी में राष्ट्रवाद भावना पनपा। देखो मिडिल क्लास फैमिली, हमारे यहाँ अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो क्या होता, भगत सिंह नहीं होते क्या होता, नेहरू जी नहीं होते तो क्या होता। तो आप बोलते सर महात्मा गांधी पहला बंदा है जो लंदन पढ़ के आए, हमने की अभी औकात नहीं है कि लंदन जाके पढ़ करके आ जाए, समझ में आ रहा है। तो महात्मा गांधी के पास औकात था बाबू, लंदन गए, पढ़ाई किए, पढ़ाई का महत्व समझे और यहाँ के लोगों को समझाए, तो वो मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। उसी तरीके से जर्मनी में बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हुए। दार्शनिक का मतलब क्या होता है बेटा? दार्शनिक का मतलब होता है जो दूर तक सोचता है ना, दूर तक सोचता कि कल क्या होगा, अगर आज ये एक्शन लेंगे तो कल क्या होगा। बहुत बड़े बड़े विचारक हुए है ना, विचारक हुए, एक कवि हुए जो राष्ट्रवादी भावना गीत को लिखे, ऐसे बहुत सारे विचारक हुए जिनमें आपके एग्जाम में आता है, किन्हीं किन्हीं का नाम बहुत फेमस है। तो इसी दौरान जर्मनी में बहुत सारे बुद्धिजीवी, किसान, कलाकार पनप रहे थे। उनमें से हीगेल कांट, तो ये हीगेल कांट है, इनका मानना था कि जितने भी जर्मनी के भाई लोग हैं उनको स्वतंत्रता और तार्किक होना चाहिए, वो खुले माइंडेड होने चाहिए, एकदम दिमाग से सोचेंगे कि हमको आजादी चाहिए कि नहीं चाहिए। वो किसी बात को लेकर तर्क वितर्क करेंगे कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हीगेल कांट का यह मानना था। फिर हम्बेल्ट का मानना था कि जो हमारा भाषा है, हमारा सांस्कृतिक है, हमारे इतिहास की जो एकता है वो एक जैसी है, तो ये अपने भाषा संस्कृति को जिंदा रखना चाहते थे, जर्मन भाषा को फैलाना चाहते थे। ये जर्मनी भाषा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे थे। और उसके बाद जैकब ग्रिम है, तो जैकब ग्रिम इन्होंने नेपोलियन का बड़ा विरोध किया, और कवि थे, बहुत अच्छे कवि थे, इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी और नेपोलियन का बहुत विरोध किया। समझ में आ रहा है? तो नेपोलियन का विरोध करने से क्या हुआ कि लोगों को समझ में आया कि नेपोलियन सच में हमारे देशद्रोही है। समझ में आ रहा है नहीं? नेपोलियन इन पे कब्जा करने आया था, वो फ्रांस का राजा था ना नेपोलियन बोनापार्ट कहां का राजा? वो फ्रांस और इटली पे क्या करा था? कब्जा करा था। तो यही चीज है, इन लोगों ने बताया, इन्होंने बताया कि नेपोलियन हमारे साम्राज्य को हड़पना चाहता है। तो देखो ये सब जब एक होंगे तो जर्मनी के जनता एक होगी, और जर्मनी की जब जनता एक होगी तो उनमें एकता की भावना आएगी। ठीक है, तो ये सब स्टार्टिंग फेज रहा जो कहीं ना कहीं मदद किया जर्मनी को एक करने में। जैसे एकदम सेम इंडियन हिस्ट्री जैसा है कि अलग अलग राजाओं को हटा करके जो हमारे जितने भी बुद्धिजीवी लोग हुए, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, उन्हें क्या कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया, और वही यूनिफिकेशंस किए थे इंडिया का, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही किए थे। उसमें गांधी जी का भी योगदान है, उसमें मोतीलाल नेहरू जी का योगदान है, चाचा नेहरू का योगदान है ना, भीमराव अंबेडकर का योगदान है, बहुत सारे लोगों का योगदान है। उसी तरीके से राष्ट्रवादी भावना फैलाने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद वहां एक स्कूल हुआ करता था, उस स्कूल का नाम क्या था बेटा? उस स्कूल का नाम था, देखिए उस स्कूल का नाम था येना विश्वविद्यालय। ठीक है, ये येना विश्वविद्यालय है। यहाँ क्या होते थे कि सारे स्टूडेंट आ जाते थे और ये स्टूडेंट में मीटिंग होता था, राष्ट्रवाद भावना को कैसे बढ़ाया जाए, कौन सा न्यूज कलर निकलेगा, कैसे राजा के खिलाफ बोला जाए। तो ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था कि कल आंदोलन कहाँ से निकलेगा। तो ये येना विश्वविद्यालय में सारे बच्चे यहाँ पे बैठ जाते थे और अपने राष्ट्रीयता भावना को, ये वाइवर राज्य का येना विश्वविद्यालय था, है ना, उसने वहां पे ब्रूसेनसेफ्ट नाम का एक संस्था बना था। इस तरीके से जितने भी छात्र छात्रा थे वहां के, जो यंग ब्लड था, वो एक हो रहा था। जर्मनी में धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन शिक्षण संस्थाओं में होने लगी, एवं विद्यार्थियों का भी योगदान इसमें बहुत ज्यादा रहा। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से ब्रूसेनसेफ्ट नाम का एक सभा स्थापित करा और वाइवार राज्य में येना विश्वविद्यालय, और यही येना विश्वविद्यालय में वो एक आंदोलन की
ये करते थे, प्लानिंग करते थे कि ये आंदोलन कहाँ से चलाना है। बाद में देखो, बाद में मेटरनिख के बारे में हम आपको बताए हैं। मेटरनिख बाद में, मेटरनिख एक बहुत प्रतिक्रियावादी शासक था, उसके बारे में अलग से हम वीडियो बनाएंगे। वो समझिए तो क्या था, मुगाम क्या होता है, मिस्टर इंडिया में कौन था जी, मोगेम्बो, वो मोगेम्बो था, वो समझिए मिस्टर इंडिया का मोगेम्बो था, है ना। वो किसी को आगे नहीं बढ़ना देना चाहता था, ठीक है। और उसने बहुत सारे दमनकारी जो आंदोलन जो चला उसको कुचलने के लिए बहुत सारे दमनकारी कानून बना दिया, है ना, काल्सवाद के आदेश जारी कर दिए। परंतु फिर भी जब कितना भी आप कितना कीजिएगा भाई, जब जनता एक हो जाएगी तो आप कितनों आप उस चीज को दबाइएगा नहीं होगा। और धीरे धीरे लोग जो है एकीकरण के रास्ते बढ़ने लगे। देखिए एना विश्वविद्यालय, अब एक और संस्था थी जलबोराइन। क्या है, जलबोराइन नाम का संस्था था। जलबोराइन नामक आर्थिक संघ था। इसमें क्या हुआ, जितने भी व्यापारी होते थे, है ना, वो अब पूरे जर्मनी राज्य में अलग अलग जगह पे एक शुल्क टैक्स, जैसे हमारे यहाँ नहीं टोल टैक्स होता है, टोल टैक्स, तो टोल टैक्स लगता था, तो जो टोल टैक्स लगता था ना वही जलबोराइन होता था। तो उसको हटाने के लिए सारे जितने भी बिजनेसमैन थे वो एक हो गए और एक होकर के बोले कि ये जलबोराइन जो होना चाहिए, टोल टैक्स हटना चाहिए। जो जगह जगह टोल लगता था ना गाड़ी पे, टोल टैक्स, उसको हटा देना चाहिए। टोल टैक्स बहुत ज्यादा लगता था, तो उसको हटा देने से क्या हुआ, व्यापार अवरुद्ध नहीं हुआ और लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से जा सकते थे। तो इससे क्या, उनके विचार और यहाँ के विचार धीरे धीरे मेल मिलाप खाने लगे और भाईचारा उनमें धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। तो जलबोराइन के संघ ने भी क्या किया, जर्मनी के एकीकरण में अच्छा योगदान दिया। जो जर्मन व्यापारी थे उन्हें आर्थिक व्यापारियों को समानता के लिए प्रसा के ही नेतृत्व में, जो प्रसा का जो पावर था उसी ने जलबोराइन नाम का एक संघ बनाया था, जिसके विषय में कहा जाता है कि उस संघ ने जर्मन के जितने क्षेत्र थे उनको आदतों को कुचलकर राष्ट्रवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। इसके बावजूद जर्मन राष्ट्रवादी अभी तक संगठित नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ पे याद रखने का, जलबोराइन मतलब जीरो टैक्स लगा, जीरो टैक्स लगना था, वन में मार्केट होना चाहिए, एक ही बाजार होना चाहिए। उसके बाद फिर लीडरशिप, एल का मतलब लीडरशिप प्रसिया किसके नेतृत्व में बना था, तो प्रसिया के नेतृत्व में बना था, और एल का लेड फाउंडेशन ऑफ यूनिटी। लेकिन बाद में क्या हुआ, एकता का नींव यहीं पे रखा गया और यहाँ पे व्यापारियों का एक संस्था था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जलबोराइन किसकी संस्था थी, तो व्यापारियों की संस्था थी, है ना। इससे आर्थिक एकीकरण भी संभव हो गया कि ऐसे आर्थिक एकीकरण होगा। देखिए अब मैं आपको समझाता हूं कि उस समय में 1830 में फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, यहां ध्यान दीजिएगा, फ्रांस यहाँ है और जर्मनी यहाँ है। तो ये जर्मनी को हम जूम कर दिए हैं, देखिए पूरा ये जर्मनी है। तो 1830 में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है, तो वहां से क्या हुआ, देखिए बगले बगले है, घर वाला ही फ्रिज आएगा तो आपकी मम्मी जरूर पापा को दो बात सुना देंगे, बगलवा वाली फ्रिज लेके है। तो इसी तरह से जब यहाँ 1830 की क्रांति होगा तो जर्मनी को लोगों को पता चलेगा कि फ्रांस में फिर से क्रांति भड़का है, और क्यों भड़का है, कैसे भड़का है, वो तो सब जन्मे करेगा। तो जब 1830 में फ्रांस की क्रांति हुई तो जर्मन में भी कुछ ना कुछ भावनाओं को बढ़ावा मिला या हवा मिला, ठीक है। लेकिन शैक्षणिक हनोहार राज्यों में ये लोकतांत्रिक विद्रोह होने भी लगे थे, लेकिन फिर से वही प्रसा और ऑस्ट्रिया इसको कुचल दिया, ठीक है, फिर से इसको कुचल दिया। तो बार बार प्रसा और ऑस्ट्रिया मिलकर के जर्मनी में जितने भी आंदोलन हो रहे हैं या उनका एक हो रहा, उनको कुचल दिया जा रहा है, ठीक है। अब बात आएगा कि जर्मनी का एकीकरण हुआ कैसे। अब हमने सारा चीज देख लिया, अब हम देखेंगे कि जर्मनी का एकीकरण हुआ कैसे। हम ये देख रहे थे कि जर्मनी में कैसे एक राष्ट्रवादी भावना पनप रहे थे, कौन कौन उसका सहयोग कर रहे थे राष्ट्रवादी भावना को आने में। अब देखिए फाइनली क्या होगा कि 1848 में जब फ्रांस की क्रांति होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1848 में जो फ्रांस की क्रांति होगी, उस फ्रांस की क्रांति में जर्मन राष्ट्रवाद को एक बार फिर भड़का देगा, और ये यही वो टाइम होगा, 1848 का ही वो टाइम होगा जो मेटरनिख को हटाएगा। और जैसे ही मेटरनिख ऑस्ट्रिया से हटेगा, इटली का एकीकरण संभव हो जाएगा, जर्मनी का एकीकरण संभव हो जाएगा, एकदम मजे मजे। वो क्योंकि मेन मैकम्बे था ना, वो मेटरनिख का शासन, वो ड्यूक मेटरनिख वो चुट्टा था जो किसी को एक नहीं होने दे रहा था, यही एक प्रतिक्रियावादी शासक था।
जो चांसलर थे, प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। जैसे मेटरनिक युग का अंत, तो 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि मेटरनिक युग का अंत कब हुआ था, तो आप आराम से 1848 मार के आइएगा, 1848 फ्रांस की क्रांति में। अब जब मेटरनिक युग का अंत हुआ तो जितने भी जर्मन में राष्ट्रवादी थे वो चाहते थे कि जल्दी 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 मेटरनिक हटा बाबू, जल्दी जल्दी जर्मनी का एकीकरण कर दो। तो जितने राष्ट्रवादी थे उन्होंने बोला कि देखो भाई, हम ये है ये जॉन्स गुस्टाव और गागरेन के नेतृत्व में बोले कि सर जी प्लीज 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 एक मीटिंग बुलाइए ना। तो फ्रैंकफर्ट नाम का एक चर्च था, वहां पे एक मीटिंग बुलाया गया जिसमें सभी करीब करीब बहुत सारे डेलीगेट्स, 800 कुछ डेलीगेट्स बुलाए गए। और 800 देखो ऊपर में भी बैठे हुए, नीचे में बैठे गए, और सारे लोग आए। 800 से ज्यादा लोग कहाँ है, संसद सभा फ्रैंकफर्ट में आए। और फ्रैंकफर्ट में आ करके किसके नेतृत्व में इस मीटिंग को कौन बुला रहा था, तो गागरेन इस मीटिंग को बुला रहा था। तो फ्रैंकफर्ट में आए और यहाँ पे बहुत सारे राजा भी आए थे, ऑस्ट्रिया के राजा आए थे, और कहाँ के राजा आए थे, ऑस्ट्रिया के राजा आए थे, और प्रसा के राजा आए थे। ठीक है, तो जनता चाहता था कि देखो प्रसा उस समय बहुत ज्यादा पावरफुल था, तो जनता चाहता था कि प्रसा के नेतृत्व में हमारा जर्मनी एकीकरण हो जाए। वहां पे फ्रेडरिक विलियम जो थे वो जर्मन राष्ट्र के नेतृत्व करेंगे, ऐसा जनता चाहती थी। लेकिन यहाँ पे भयानक मोए मोए हो जाएगा। तो वो मोए मोए क्या होगा हम आपको अगले वाले वीडियो में बताएंगे। क्या जर्मनी का एकीकरण हो पाएगा प्रसा के नेतृत्व में कि नहीं हो पाएगा? क्या राजा एक्सेप्ट करेगा, फ्रेडरिक विलियम एक्सेप्ट करेंगे जनता का प्रस्ताव कि नहीं करेंगे? इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे। ये अभी पार्ट 1 है, आपको यहां तक समझ में आया तो आप नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दीजिएगा। पार्ट 2 बनाइए सर प्लीज। अगर जितना जल्दी आप कमेंट कीजिएगा हम पार्ट 2 एकदम लेकर के आ जाएंगे बाबू। पार्ट 2 आप लोग एकदम कमेंट कर दीजिए बढ़िया से। और यहां तक समझिए कि प्रसा के नेतृत्व में, यहां तक फिल्म को हम सस्पेंस में छोड़ते हैं कि जर्मनी का एकीकरण होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमको एकदम ऐसा लगता है कि ये वाला आपको जो अभी तक जितना समझा है बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब पढ़ते रहिए, एग्जाम नजदीक आ रहा है। जय हिंद, जय भारत।